गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले पार्ट में हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ रहे थे और उसमें हमने आपको बताया था कि दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हमारे पास कई मेथड हैं, जैसे ट्रायंगल मेथड, पैरेललोग्राम मेथड, और दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करने का मेथड हमारे पास था पॉलीगॉन मेथड। और हमने लास्ट में आपको लिखाया था एक दो वेक्टर को ऐड करने का मेथड एनालिटिकल मेथड। तो ट्रायंगल मेथड या पैरेललोग्राम मेथड से जब आप दो वेक्टर्स को ऐड करते हो तो उसमें हमें मेजरमेंट करके वेक्टर का एरो बनाना पड़ता था, और एनालिटिकल मेथड से जब दो वेक्टर को ऐड करना है तो उसके लिए हम सीधा फार्मूले से ऐड कर देते हैं, उसमें हमको मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एनालिटिकल मेथड से दो वेक्टर्स को ऐड करना हो तो उसके लिए फार्मूला क्या है, कैसे ऐड करते हैं, पहले उस फार्मूले का डेरिवेशन कीजिए और फार्मूला का डेरिवेशन करने के बाद आपको हम प्रैक्टिस करा देंगे कि उस फार्मूले का यूज वेक्टर एडिशन में करते कैसे हैं, और फिर उस पर हम आपको कुछ होमवर्क देंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय एनालिटिकल मेथड। तो चौथा मेथड है एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड। अब एनालिटिकल में मान लीजिए आपको एक वेक्टर ए दिया गया और एक वेक्टर बी दिया गया आपको, और इन्हीं दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है और इन दोनों के बीच का एंगल मान लीजिए थीटा है। तो एनालिटिकल मेथड से दोनों वेक्टर को ऐड करना है, इसके लिए हम फार्मूला डिराइव करेंगे। तो फार्मूला डिराइव करने के लिए पहले इनको ऐड करने का ट्रायंगल मेथड से फिगर बना लीजिए। तो ट्रायंगल मेथड से ऐड करने का जो फिगर होता है, जैसे हमने बताया था कि दो वेक्टर को ट्रायंगल मेथड से ऐड कैसे करते हैं, तो ट्रायंगल मेथड से ऐड जैसे करते हैं वैसे आप फिगर बना लीजिए और फिर उस फिगर से तब हम लोग डेरिवेशन करेंगे। और जब फार्मूला डिराइव हो जाएगा तब आप डायरेक्ट फार्मूले का यूज करके न्यूमेरिकल लगा सकते हो, तब फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इन दोनों को ट्रायंगल मेथड से ऐड करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले वेक्टर ए को ड्रा कर लेंगे और वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी का टेल मिला देंगे। और हमने बताया था ट्रायंगल मेथड में जब भी ट्रायंगल मेथड से दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो एक के हेड से दूसरे का टेल जोड़ते हैं। उसके बाद इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो ये एक्सटीरियर एंगल लेते हैं, यानी एक वेक्टर के हेड से दूसरे का टेल जोड़ते समय इस बात का ध्यान देना है कि इनके बीच का जो एंगल है वो एक्सटीरियर होना चाहिए, बताया था आपको। अब पहले के टेल से दूसरे के हेड को मिला दीजिए एक एरो द्वारा, यही दो वेक्टर के सम का रिजल्टेंट वेक्टर होता है। ठीक है, ये तो ट्रायंगल मेथड का डायग्राम हो गया। अब आप क्या करें, इसमें कुछ एडिशनल कंस्ट्रक्शन करें। इसको हम मान ले रहे हैं पॉइंट को O, इस पॉइंट को मान ले रहे हैं P, इसको मान ले रहे हैं Q। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए इस पर, इस परपेंडिकुलर को हम N मान ले रहे हैं। एनालिटिकल मेथड से वेक्टर को ऐड करने के लिए जो फार्मूला डिराइव करना है उसके लिए ये नेसेसरी डायग्राम है। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ONQ और एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया QNP। तो पहले हम ये छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल QNP, तो QNP ये छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए और इस छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल में पहले आप साइन थीटा निकालिए। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर हो गया QN। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का मतलब परपेंडिकुलर की लेंथ अपॉन हाइपोटेनियस की लेंथ। तो परपेंडिकुलर की लेंथ हो गई QN और हाइपोटेनियस एक वेक्टर है जिसका नाम है वेक्टर PQ, तो इसकी लेंथ लेनी है।
और आप जानते हो कि किसी भी एरो की लेंथ उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होती है। तो हमको यहाँ हाइपोटेनियस यानी पी क्यू वेक्टर का, इस वेक्टर का लेंथ लेना है। और लेंथ का मतलब कि यह एरो जिस वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है उसका मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड यानी बी लेना है। ये ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले भी बताया है कि किसी भी वेक्टर को यदि एरो से रिप्रेजेंट करते हो तो उस एरो की लेंथ का मतलब हो गया उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्योंकि किसी भी वेक्टर का एरो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम मैग्नीट्यूड लिया है, एरो नहीं लगाना है। अब यहां से क्यू एन इज इक्वल टू हो गया आपका बी साइन थीटा। तो क्यू से एन की लेंथ हो गई बी साइन थीटा। ठीक, उसी तरह से इसी ट्रायंगल में जरा कास लीजिए, सेम एज फ्रॉम सेम ट्रायंगल पी एन क्यू। अब इसी ट्रायंगल में कॉस थीटा लें, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हो गया पी एन अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का मतलब हाइपोटेनियस की लेंथ, तो हाइपोटेनियस इज वेक्टर बी, तो हाइपोटेनियस की लेंथ लेना है यानी वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड लेना है। तो यहां से पी एन इज इक्वल टू हो गया बी कॉस थीटा। तो यहां से यहां तक की लेंथ पी एन हो गई बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये जो छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल है इसका परपेंडिकुलर भी मालूम हो गया बी साइन थीटा, और बेस भी पता चल गया बी कॉस थीटा। अब आपको क्या करना है कि ये जो बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल है क्यू एन ओ, इस ट्रायंगल को लीजिए, नाउ फ्रॉम ट्रायंगल क्यू एन ओ। अब इस क्यू एन ओ जो बड़ा वाला ट्रायंगल है क्यू एन ओ, इसको लेकर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये बड़ा वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल है क्यू एन ओ, इस बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब वैल्यू रख दीजिए। हाइपोटेनियस का मतलब लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस भी एक वेक्टर है, इसकी लेंथ मतलब यह जिस वेक्टर का एरो है उसका मैग्नीट्यूड। तो चूंकि हाइपोटेनियस वेक्टर आर है इसलिए हाइपोटेनियस की लेंथ का मतलब वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड, या ओ क्यू लिख सकते हो आप इसको, ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब क्यू एन का स्क्वायर प्लस बेस, तो बेस आपका है ओ से लेकर एन तक, तो ये पूरा यहां से यहां तक बेस है ओ एन, ये हो गया ओ एन का स्क्वायर। या इसको लिख सकते हो ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एन का स्क्वायर प्लस ओ एन को हम लिख सकते हैं ओ पी प्लस पी एन, ओ पी प्लस पी एन का स्क्वायर। ठीक, अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एन का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ओ पी का स्क्वायर प्लस पी एन का स्क्वायर प्लस 2 OP इंटू पी एन, यानी ये जो OP प्लस पी एन है होल स्क्वायर, इसका हमने होल स्क्वायर के फार्मूले से ओपन कर दिया। ओ क्यू मीन्स ओ से क्यू की लेंथ, तो ओ से क्यू की लेंथ का मतलब हो गया वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड आर क्यू एन यानी बी साइन थीटा
का स्क्वायर प्लस ओपी, ओपी माने वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस पी एन का स्क्वायर, पी एन मीन्स बी कास थीटा का स्क्वायर प्लस 2 ओपी मीन्स ए, पी एन मीन्स बी कास थीटा। अब ये आपका हो गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कास थीटा। ठीक, अब इसको आप एक में ले लीजिए और इस ए स्क्वायर को पहले कर लें। अब जब इन दोनों को एक में लोगे तो बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा इसमें, तो बी स्क्वायर को आप कॉमन ले लीजिए तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कास थीटा। तो ये हो गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा। तो यहाँ से r इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा। अब यहाँ एक चीज समझिए, जैसे हमें दो वेक्टर्स को ऐड करना था, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो जब दो वेक्टर को ऐड करोगे तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो भी एक वेक्टर होगा। जैसे ए भी वेक्टर है, बी भी वेक्टर है, तो जब इनका सम करोगे, इनको ऐड करोगे, तो जब हम दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट भी एक वेक्टर होगा। तो ए और बी को ऐड करने पर जो रिजल्टेंट आया, चूंकि दोनों वेक्टर है इसलिए इनको ऐड करोगे तो रिजल्टेंट भी वेक्टर ही होगा। तो इन दोनों के रिजल्टेंट वेक्टर को हमने आर से लिख दिया। तो जब दोनों को ऐड करने पर जो रिजल्टेंट आया वो भी वेक्टर ही है, तो आप जानते हो कि हर वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो चूंकि ए और बी दोनों वेक्टर हैं, तो इनको जब सम करोगे तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी वेक्टर होगा। तो इनके रिजल्टेंट को हमने आर से लिख दिया, तो रिजल्टेंट भी एक वेक्टर है। तो जब रिजल्टेंट भी वेक्टर है तो उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी आपसे पूछा जाएगा, डायरेक्शन भी पूछा जाएगा। तो ये जो फार्मूला है, इससे हम रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। यानी आप यहाँ लिख सकते हो विद हेल्प ऑफ above formula we can determine the magnitude of रिजल्टेंट वेक्टर। यानी इस फार्मूले से रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल सकता है। अब रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे देखिए। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। यही रिजल्टेंट है, तो मान लीजिए कि हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है वह वेक्टर ए के साथ फाई एंगल बना रहा है। यानी यहाँ पर मान लेंगे लेट वेक्टर आर मेक्स एंगल फाई विद वेक्टर ए। तो हमने मान लिया कि हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो वेक्टर ए के साथ फाई एंगल बना रहा है। अब आप क्या कीजिए कि बड़ा वाला ट्रायंगल लीजिए ओ एन क्यू या क्यू एन ओ, फ्रॉम ट्रायंगल क्यू एन ओ
और इस बड़े वाले ट्रायंगल में जरा tan फाई लगा दीजिए। बड़े वाले ट्रायंगल में ओ क्यू एन में tan फाई लगाइए, तो tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी b साइन थीटा अपॉन बेस, तो बेस a प्लस बी कास थीटा, a प्लस बी कास थीटा। तो यहाँ से फाई इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कास थीटा। क्लियर? तो इस तरह से ये जो फार्मूला है आपका, इससे दो वेक्टर के सम के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाला जा सकता है, और ये जो फार्मूला है इससे दो वेक्टर के सम का जो रिजल्टेंट है उसका डायरेक्शन बताया जा सकता है। डायरेक्शन का मतलब कि हम ये बता सकते हैं कि ये जो रिजल्टेंट है वेक्टर ए के साथ कितने एंगल पर है, उससे डायरेक्शन मालूम हो जाता है। तो दो वेक्टर के सम के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इससे और डायरेक्शन इससे, ये फार्मूला याद रखिएगा। ठीक, अब जैसे मान लीजिए आपको कोई न्यूमेरिकल दे दिया गया, तो आप इसे कैसे लगाएंगे देखें। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया गया, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ सम ऑफ फॉलोइंग वेक्टर्स। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ सम ऑफ फॉलोइंग वेक्टर्स। जैसे पहला क्वेश्चन, आपको एक वेक्टर दे दिया v1 2 मीटर पर सेकेंड, v2 5 मीटर पर सेकेंड, इनके बीच का एंगल 60 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन दे दिया, एक फोर्स F1 25 न्यूटन, F2 20 न्यूटन, इनके बीच का एंगल 120 डिग्री। थर्ड, आपको एक वेक्टर मैंने दे दिया A इज इक्वल टू 9 यूनिट, B इज इक्वल टू 7 यूनिट, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री। और चौथा क्वेश्चन दे दिया, वेक्टर P इज इक्वल टू 22 यूनिट, वेक्टर Q इज इक्वल टू 11 यूनिट, और इनके बीच का एंगल दे दिया 30 डिग्री। अब ये आपको चार क्वेश्चन हमने दिए हैं, और इन चारों क्वेश्चन में, जैसे पहले क्वेश्चन में दो वेक्टर है v1 और v2, तो इसका रिजल्टेंट निकालना है। दूसरे में फोर्स है, इसका रिजल्टेंट निकालना है। तीसरे में कोई वेक्टर a भी है, चौथे में p सबका रिजल्टेंट निकालना है। तो आप इसको कॉपी पर जब इनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो इन चारों का ट्रायंगल मेथड से भी रिजल्टेंट निकालेंगे, पैरेललोग्राम मेथड से भी रिजल्टेंट निकालेंगे, और एनालिटिकल से भी निकालेंगे। तो आप सॉल्व कैसे करेंगे कि जैसे आप पहला क्वेश्चन लिख लिए, सॉल्यूशन क्वेश्चन 1। अब क्वेश्चन 1 पहले लिख लीजिए, v1 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, v2 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, और एंगल हो गया 60 डिग्री। तो आपने पहला क्वेश्चन लिख लिया।
अब यहाँ हेडिंग डाल देंगे ट्रायंगल मेथड। तो इसी क्वेश्चन को ट्रायंगल मेथड से अब ऐड कीजिए, फिर लिखिए पैरेललोग्राम मेथड, फिर इसी को पैरेललोग्राम मेथड से ऐड कीजिए, अब फिर इसी को एनालिटिकल मेथड से ऐड कीजिए। ठीक, फिर उसके बाद तब दूसरे क्वेश्चन पर आइए, इसको भी पहले ट्रायंगल मेथड से, फिर पैरेललोग्राम मेथड से, फिर एनालिटिकल मेथड से, उसी तरह चारों करना है। ठीक है, तो हम ट्रायंगल और पैरेललोग्राम मेथड तो आपको बता दिए हैं, आपको एनालिटिकल मेथड नहीं बताया गया है। तो हम एक बात इसमें और ध्यान देना कि जैसे यहाँ पहला वेक्टर है और दूसरा वेक्टर दोनों वेलोसिटी है, तो इसलिए v1 और v2 का रिजल्टेंट वेक्टर v से लिखना, वेलोसिटी से ही। ये दोनों फोर्स है, तो f1 f2 का रिजल्टेंट f से लिखा जाएगा। अब ये सब कोई वेक्टर a b दे दिया, p q दे दिया, तो जैसे जब कोई वेक्टर वैसे ही दे दिया जाए a b c d या p q, तो उनका रिजल्टेंट r से लिखना है, वेक्टर r से। कोई भी वेक्टर a b c d p q दे दिया जाए, उनको जब सम करिए तो रिजल्टेंट r से लिखिए। लेकिन जब कोई ऑथराइज्ड वेक्टर हो, जैसे वेलोसिटी है, ये फोर्स है, तो वेलोसिटी का रिजल्टेंट वेलोसिटी v से लिखा जाएगा, इनका रिजल्टेंट f से लिखा जाएगा। अब इसको ट्रायंगल और पैरेललोग्राम मेथड से तो ऐड करना आप जान गए हो, एनालिटिकल मेथड से हमको ऐड करना है। तो एनालिटिकल मेथड से हम कैसे ऐड करते हैं, अभी आप फार्मूला पढ़े हो कि r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ये रिजल्टेंट का फार्मूला तब लिखा जाएगा जब पहला वेक्टर a हो और दूसरा वेक्टर b हो। यहाँ चूंकि पहला वेक्टर v1 है, दूसरा वेक्टर v2 है, इसलिए a की जगह v1 लिखेंगे, v1 का स्क्वायर, b की जगह हमारा v2 है तो v2 का स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos थीटा, और दोनों वेलोसिटी है तो रिजल्टेंट v से लिखेंगे। तो इस तरह से यदि इनको ऐड करना है तो हम अपना फार्मूला ऐसे बनाएंगे। ठीक है, ये केवल r वाला जो फार्मूला है ये तो तब बनाया गया है जब हमारा एक वेक्टर a था, एक b था, लेकिन यहाँ पर हमारा वेक्टर v1 और v2 है, इसलिए जो फार्मूले में जहाँ a है वहाँ v1 लिख देंगे, जहाँ b है वहाँ v2 लिख देंगे। अब वैल्यू रखिए, तो v1 की जगह 2 रखें, v2 की जगह 5 रख देंगे, प्लस 2 इंटू 2 इंटू 5 cos थीटा cos 60 डिग्री। इसी को सॉल्व कर लीजिएगा तो रिजल्टेंट आ जाएगा। तो इस तरह यदि दो वेक्टर को एनालिटिकल मेथड से ऐड करना है तो बहुत ही आसान है, आपको सीधा फार्मूला रखना है और फार्मूले में ये जो गिवन वैल्यूज हैं उनको पुट कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, तो इसमें कहीं मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा फार्मूले की ज़रूरत है, इसलिए एनालिटिकल मेथड सबसे अच्छा है। लेकिन आपको ये जो चारों क्वेश्चन दिए हैं इनको ट्रायंगल मेथड से भी सॉल्व करना है, पैरेललोग्राम से भी सॉल्व करना है और एनालिटिकल से भी सॉल्व करना है, और सॉल्व करके मिलाइए कि इस वेक्टर को जब आपने ट्रायंगल से ऐड किया, पैरेललोग्राम से ऐड किया, एनालिटिकल से ऐड किया, तो हर बार आंसर सेम है कि नहीं है। ठीक, अब इसमें कुछ नोट लिख लीजिए। नोट में पहली चीज, अभी आप देखे हो दो वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हम पढ़े हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो इस फार्मूला से क्लियर है कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट डिपेंड करता है cos थीटा पर। फार्मूला देख लीजिए, दो वेक्टर के रिजल्टेंट का फार्मूला है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यानी दो वेक्टर के सम का रिजल्टेंट डिपेंड करता है cos थीटा पर, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सिंस r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा। और जब भी कोई दो क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो एक तब मैक्सिमम होता है जब दूसरा मैक्सिमम हो, यानी दो वेक्टर का रिजल्टेंट तभी मैक्सिमम होगा जब cos थीटा मैक्सिमम हो। तो यहां लिख सकते हो R will be maximum
इफ cos थीटा बिकम मैक्सिमम, और आप जानते हो cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, यानी थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप हमेशा इस चीज को याद रखिएगा कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम तभी होगा जब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 हो, यानी दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो। और रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू होगी कितनी? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट, यानी आर मैक्स निकालना हो तो cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 रख दीजिए यहाँ। तो जब यहाँ 1 रख देंगे तो ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी ये हो गया हमारा a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी आर मैक्स इज इक्वल टू a प्लस b। तो यहाँ पर दो चीज याद रखिएगा। पहला कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट तभी मैक्सिमम होगा जब दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, पहली बात। और दूसरी बात, यदि दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं और कहा जाए उनका रिजल्टेंट निकालिए, तो दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ऐड कर दीजिए। देखिए इनके ऊपर एरो नहीं है, तो जब एरो नहीं है तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड है, तो उनके मैग्नीट्यूड को सिंपल मैथ से ऐड कर देना। जैसे मान लीजिए कहा गया कि एक वेक्टर 10 न्यूटन का है और दूसरा 20 न्यूटन का है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, रिजल्टेंट बताइए, तो 30 न्यूटन हो जाएगा। 20 और 10 को ऐड कर देंगे हम। तो दोनों बात ध्यान दीजिएगा कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट तभी मैक्सिमम होगा जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो, और दूसरी बात, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, रिजल्टेंट निकालना है तो उनके मैग्नीट्यूड को ऐड कर दें। और तीसरी बात, दो वेक्टर का रिजल्टेंट इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी जैसे एक वेक्टर 5 यूनिट का है, एक 7 यूनिट का है, तो उनका रिजल्टेंट 12 से ज़्यादा नहीं हो सकता। मैक्सिमम दोनों के सम के बराबर होगा, यानी एक 5 यूनिट है, एक 7 यूनिट है, तो उनका रिजल्टेंट अधिक से अधिक 12 यूनिट तक होगा। 12 यूनिट से ज़्यादा रिजल्टेंट संभव नहीं है। तो मैक्सिमम दो वेक्टर के रिजल्टेंट का ये मैक्सिमम वैल्यू है। इसी तरह से जैसे इसको किए हैं वैसे ही आप लिख सकते हो, R will be minimum if cos theta become minimum, and you know that minimum value of cos theta is -1, यानी थीटा इज 180, यानी दो वेक्टर का रिजल्टेंट मिनिमम होगा यदि उनके बीच का एंगल 180 हो, यानी दोनों वेक्टर अपोजिट हो। ठीक है, तो मिनिमम रिजल्टेंट कितना होगा? मिनिमम रिजल्टेंट आर मिनिमम इज इक्वल टू √a² प्लस b²। यहाँ पर cos थीटा की जगह -1 लिखना है, तो जब -1 लिख दोगे तो -2ab हो जाएगा, तो -2ab, यानी ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी। ठीक इसी तरह से दोनों तीनों बात यहाँ भी याद रखना है कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट मिनिमम होगा, सबसे कम होगा यदि दोनों अपोजिट हो, और दूसरा यदि दो वेक्टर अपोजिट है उनका रिजल्टेंट निकालने को दिया जाए तो उनके मैग्नीट्यूड को माइनस कर दीजिए। और तीसरी बात, दो वेक्टर का रिजल्टेंट उनके मैग्नीट्यूड के डिफरेंस से कम नहीं हो सकता। जैसे एक वेक्टर 5 है, एक वेक्टर 7 है, तो उनका रिजल्टेंट मैक्सिमम 12 होगा और मिनिमम 2 होगा, यानी 7 और 5 यदि दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड हो तो उनका रिजल्टेंट 12 से ज़्यादा नहीं होगा और 2 से कम नहीं होगा। जब भी होगा 2 और 12 के बीच होगा। यानी यहाँ पर आप लिख सकते हो, फ्रॉम एबव वी हैव दो वेक्टर का रिजल्टेंट
a माइनस बी से ज़्यादा या इक्वल और a प्लस बी से कम या उसके इक्वल होगा। यानी दो वेक्टर का रिजल्टेंट हमेशा उनके मैग्नीट्यूड के सम और डिफरेंस के बीच लाई करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर है 10 न्यूटन का, 10 यूनिट का, और दूसरा है 5 यूनिट का, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कम से कम 5 होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 15 होगा। यानी इनका रिजल्टेंट 5 से कम नहीं हो सकता और 15 से ज़्यादा नहीं हो सकता, हमेशा 5 और 15 के बीच लाई करता है। इसको याद रखिएगा। फोर्थ पॉइंट, अभी आप फार्मूला पढ़े हो R इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यदि मान लीजिए जो दो वेक्टर लिए हो आप, मान लीजिए ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है और इनके बीच का एंगल थीटा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट का फार्मूला यही होगा। मान लीजिए यदि ये दोनों वेक्टर यूनिट हों, तो जब यूनिट होंगे तो इनका मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो मान लीजिए A का भी मैग्नीट्यूड 1 है, B का भी मैग्नीट्यूड 1 है, यानी दो यूनिट वेक्टर का रिजल्टेंट हम लोग निकाल रहे हैं। इट मीन्स द रिजल्टेंट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स। तो क्या करिए, इस फार्मूले में A और B की जगह 1 1 रख दो, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 cos थीटा, यानी ये हो गया 2 प्लस 2 cos थीटा। यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हो, cos थीटा का एक फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इस माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया आपका 4 cos स्क्वायर थीटा यानी 2 cos थीटा। तो ये दो यूनिट वेक्टर का रिजल्टेंट यदि पूछा जाए तो 2 cos थीटा होगा। मान लीजिए यदि आपसे कहा जाए कि फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स, द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, यानी दो यूनिट वेक्टर का रिजल्टेंट बताइए जिनके बीच का एंगल 60 डिग्री हो। तो यहाँ सीधा 60 रख दीजिए, तो cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जब भी दो यूनिट वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना हो तो आप सीधा यहाँ यदि सॉल्व करना हो तो कर सकते हो, नहीं डायरेक्ट यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो यहीं पर केवल एंगल की वैल्यू रख दीजिए, तो दो यूनिट वेक्टर का रिजल्टेंट निकल जाएगा। फिफ्थ पॉइंट, R इज इक्वल टू जानते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यदि मान लीजिए दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी जो हमारा A और B दोनों वेक्टर है उनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो जब मैग्नीट्यूड सेम है तो इसकी जगह हम x मान लें, तब रिजल्टेंट हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर cos थीटा, यानी 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर cos थीटा। 2x स्क्वायर कॉमन हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा। फिर उसी तरह सॉल्व कर देंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया 4x स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यानी 2x cos थीटा। अब चाहे तो x की जगह b भी रख सकते हो, x की जगह a भी रख सकते हो, तो ये हो गया r इज इक्वल टू 2a cos थीटा। तो ये रिजल्टेंट दो वेक्टर का तब है जब दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम हो। ठीक है, तो इस तरह से दो वेक्टर के सम का रिजल्टेंट एनालिटिकल मेथड से कैसे निकालते हैं, इसको हमने आपको बता दिया।
अगले वीडियो में, अगले हेडिंग में हम लोग रिजोल्यूशन पढ़ेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।